Hello everyone, this is Vishnu Kumar Dwivedi. You all are watching Shri Brahmadev classes. जय हिंद to all. आप सभी का स्वागत है आपके अपने श्री ब्रह्मदेव क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए चौथा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इसके अलावा इनके डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं। बहुत ही दमदार लेक्चर होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। और जो साथी पहली बार इस चैनल पर आए हो, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आप बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाले जितने लेक्चर्स हैं वो मिलते रहें और बढ़िया से हम पढ़ेंगे बहुत ही उम्दा तरीके से। मेरा नाम विष्णु कुमार द्विवेदी है। चलिए, तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में 10th 12th और बहुत सारी बातों के लिए हम बात करेंगे, तो इन सभी चीजों के लिए आप देखोगे, ठीक है, वहां पर बात करेंगे कि जो JEE नीट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी को करेंगे, क्लियर करेंगे दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। ओके, तो हियर वी आर। Let me share you the PDF of this. ओके, सो ये है हमारी PDF। दैट होप दैट इट विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। थोड़ी सा समय लगेगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा समय दीजिए। अपलोड हो रहा है, ठीक है। ये 1 मिनट दीजिए, दोबारा से अपलोड कर रहे हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कोई बात नहीं। तो ये है कुछ अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर PDF। चलिए, आपको दिख रहा होगा रेडियो एक्टिविटी एंड अल्फा बीटा एंड गामा रेज। इज दिस visible to all of you? Hope that I am audible to all of you. Okay, so today's lecture is very important lecture in the radioactivity. Okay, क्लियर करेंगे सारी बातों को, ध्यान से समझेंगे और बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। चलिए, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा रेज का ओरिजिन क्या है, वो क्यों इमिट करती हैं, रेडिएट करती हैं एक जगह पर, है ना। हमने बात करी थी जब हमला होता है, एटॉमिक न्यूक्लियर या एटॉमिक वॉर होती है, तो वहाँ वाही होती है, वहाँ पर हमारी रेडियो एक्टिविटी किरणें अल्फा बीटा उत्पन्न हो जाती हैं और वो इमिट करती हैं बहुत सारी जगहों। हमने सीखा था, ठीक है। आज हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि अल्फा बीटा और गामा रेज हैं, इसका कारण क्या है, आइसोटॉप्स क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं वो, उनका यूजेस क्या है और वो होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर में रहेगा देयर डेली लाइफ एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ, देयर यूजेस इन डेली लाइफ। तो ये लेक्चर होने वाला है, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे विद हेल्प ऑफ डायग्राम रहेंगे दोस्तों। और ये मेरा नाम है श्री ब्रह्मदेव क्लासेस में, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे पास कुछ ऑथेंटिकेटेड नोट हैं जो मैंने बनाया है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्या है। एक्टिव आइसोटॉप होता क्या है, इसको समझने से पहले, है ना, समझने के लिए
आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि द है ना, विच आर स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नो विच आर अनस्टेबल। ओके, ठीक है। आइसोटॉप हमें पता है क्या होते हैं, हमने अभी पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब ऐसे आइसोटॉप्स जो अनस्टेबल होते हैं, विच आर नॉट ओके, और ये स्टेबल क्यों नहीं है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और उनमें जो जो हम बात करें, देखो समझो, यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, लेट मी टेक यू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और उसमें समझेंगे। चलिए, यहाँ पर बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता क्या है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, जस्ट अ सेकंड। radioactive isotope due to the presence ठीक है, due to the presence of extra neutron क्लियर। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बन जाते हैं। चलिए बात करेंगे कुछ और चीजों की। कह रहा है कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये इमिट वेरियस टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव, है ना, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ठीक, यहाँ पे आप समझिए, जो रेडिएशंस उत्पन्न करेंगे न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन की ज्यादा अधिकता है बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, है ना, इन द न्यूक्लियस, दे emit some radiations and these radiations are called radioactive isotopes। क्लियर बात समझ आई? चलिए, अगर हम बात करें कि ये आइसोटॉप्स जब रिलीज होते हैं तो कुछ रेज रिलीज होती हैं। जो कुछ रेज हैं वो होती हैं तीन तरीके की। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स। ठीक है, वो है अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ व्हाट रेज। आइए कुछ चीजों को समझते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेज, किरणें हैं, है ना। वो किरणें क्या हैं? देखो, एक है अल्फा रेज, एक है बीटा रेज और एक है गामा रेज। तो इन तीनों का जब कहीं किसी जगह पर बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है, वहां पर आपके जनजीवन बहुत बेकार हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। और वहां की, यहाँ तक कि वहां जो पनपने वाली जनरेशन, उनमें एक डीएनए का स्ट्रक्चर जो है खराब हो जाता है, डिटेरियोरेटेड कंडीशन में हो जाता है। वहां पर जो जो आगे आने वाली जनरेशन हैं वो कैसी होती हैं? वो ठीक नहीं होती दोस्तों। ठीक है, उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, कोई ना कोई डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, ये आप समझेंगे। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में यूएसए के द्वारा चलाया गया, है ना, एटॉमिक जो हमला था, उसके अंदर आज भी आप देखते हैं कि बहुत लोगों के लिए जनरेशन्स जो हैं वो स्पेशली एबल्ड हो रहे हैं। तो ये सोर्सेस किस तरीके से हमारे sources of alpha, beta and gamma rays, how it. So these radioactive isotopes are responsible for the production of, सुनिए, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स जब रिलीज होंगे तो ये क्या, ये जनरेट करेंगे तीन तरीके की रेज, अल्फा, बीटा, बीटा साइन, गामा, गामा साइन। दिस रेज रेडिएट करेंगे और इसी को क्या कहा गया है? रेडिएशन एक्टिव आइसोटॉप्स। ठीक है, तो आइसोटॉप्स की वजह से तीन तरीके की रेज हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेज, ये काम कर, ये रेडिएट होती हैं उस जगह से जहां पर बहुत ज्यादा हाई मात्रा न्यूट्रॉन्स किसी न्यूक्लियाई में, किसी एटम के न्यूक्लियाई में प्रेजेंट है। अब बात आई कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते क्या। तो सबसे पहले हम बात करें कार्बन 14, C14। क्लियर, लिखते चलेंगे साथ साथ में। चलिए यहाँ पे बात करें
पहला है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। देखो एग्जाम, एक सेकेंड, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखो पॉइंट नंबर 5 के पॉइंट नंबर 4, चलिए यहाँ पे 6 नंबर पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखो C14 है, क्लियर, कोबाल्ट 16 है, कोबाल्ट 60 है, और यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक सेकेंड, कुछ और चीज अर्सेनाइक का होता है, अर्सेनाइक का होता है, अर्सेनिक, ओके, कार्बन 14, इसके बाद सोडियम 24, कोबाल्ट 60, ठीक है। इसके अलावा आर्सेनिक, आर्सेनिक है ना, आयोडीन 131 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 होता है, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पर समझने की वाली हैं कि इनका होता क्या है। अभी अभी कि ये सारे एग्जाम्पल्स जो आइसोटॉप्स के हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अवर डेली लाइफ यूजेस। आप डेली लाइफ यूजेस में आप देखो ये अलग अलग विभिन्न जो तरीके हैं, विभिन्न जो आपके क्षेत्र हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में इनका यूज किया जाता है। आप देखिए कार्बन 14 है ना, कार्बन 14 का यूज किया जाता है फॉसिल फ्यूल की डिटेक्शन में। फॉसिल फ्यूल की जो क्या कहें, फॉसिल फ्यूल का जो एज डिटेक्शन है, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी जो कंकाल है ना, फॉरेंसिक लैब में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। उसकी एज क्या है, ठीक है। रेडियो डेटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन 14 और कार्बन 12 का, ये आइसोटॉप्स हैं कार्बन। इसके अलावा कुछ और चीजें जैसे मान लीजिए आर्सेनिक है, कोबाल्ट है, आयोडीन है। आयोडीन को गोइट्रे की बीमारी को सॉल्व करने में यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। यूरेनियम को एज अ रेडाटर यानी कि हम मंदक के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, 235 को। इसके अलावा न्यूक्लियर जो आपका क्या नाम फ्यूजन होता है उसके अंदर भी हम यूज करते हैं। चलिए वन बाय तो समझेंगे कि इनके एग्जाम्पल्स के यूजेस क्या क्या है। चलिए बात करेंगे कुछ चीजों की, जैसे यहाँ पर कह रहा है व्हाट आर द डेली लाइफ एप्लीकेशंस। आपने देखा कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते तो बहुत ही हानिकारक हैं, हानिकारक होते हैं, बट उनके कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशन हैं जो आप समझने होंगे, जो यहाँ पे हम बात करेंगे। देखो एक चीज को लेके हम समझेंगे, बहुत ही ढंग से समझेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इन अवर डेली लाइफ। तो यहाँ पे आप देखो हम बात करेंगे कि आजकल की दुनिया में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर वेरी यूज, ठीक है। दे आर यूज इन फॉर अ वाइड वैरायटी वाइड पर। पहला उन्होंने कहा मेडिकल सेक्टर में हम इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ कुछ पावर में इसका इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें फ्यूल के जनरेशन, जैसे न्यूक्लियर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। चलिए बात करेंगे कुछ चीजों की, एक एक करके सारी बातों को, और आपको या ध्यान दिला दें कि ये चीज कहाँ यूज किया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन, ठीक है। चलिए बात करें पहले की, फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आइसोटॉप्स आर यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। आप देखिए न्यूक्लियर पावर में जो जो आपका न्यूक्लियर का रॉड लगा होता है उसमें आपके जो एमिट होता है, यानी कि हम जब दो न्यूक्लियस को आपस में कोलिजन करवाते हैं, टकराते हैं, तो वहां पर ज्यादा ऑफ एनर्जी निकलती है, जिससे वो एनर्जी जो है यूज कर ली जाती है जनरेशन में। तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी है कि यूरेनियम 235, यूरेनियम जो 235 है ना, उसका होता है दोस्तों। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हम करते हैं दोस्तों, है ना, रिएक्टर से, है ना, एक इस्तेमाल इसका किया जाता है एज आर न्यू, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जनरेशन ऑफ के लिए
यूरेनियम 235 यानी कि U-35 यूरेनियम 235 का इस्तेमाल एज अ रिएक्टर किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर किया जाता है। आपको ध्यान समझ आ रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर किया जाता है। अब बात करें कि ये होता कैसे है, चलिए इसका प्रोसेस समझते हैं। व्हेन 5 जो एटम होता है वो बम्बार्ड किया जाता है, बम्बार्ड का मतलब कोलिजन होता है ना, बम्बार्ड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो जो न्यूक्लियर रॉड में जो मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं भी यूरेनियम न्यूक्लियाई को बम्बार्ड करा देते हैं। ये क्या करते हैं, ये उसकी जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, उसको खत्म कर देते हैं। यहाँ पे आप समझिए, ये न्यूक्लियाई ब्रेक हो जाते हैं, न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाते हैं ये यूरेनियम 235 करवा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में होता क्या है, आइए कुछ चीजों को और समझें। यहाँ पे आप देखिएगा, यूरेनियम 235 ब्रेक अप फ्रॉम द टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, दो स्मॉलर अलग अलग तरीके के न्यूक्लियाई में टूट जाएंगे। होता क्या है, जब हम देखो समझो, यहाँ पर एक बड़ा सा न्यूक्लियाई, इसका लेट मी टेक यू द शेप ऑफ दिस, ओके। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे यूरेनियम 235 बम्बार्ड किया गया, ठीक है, किसी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो ये जब दोनों आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इस्तेमाल की जाएगी। बात समझ रहे हैं? चलिए इसी चीज लेकर यहाँ पर बोला गया कि इट इज यूज्ड फॉर बॉइलिंग द वाटर एंड इन अ बिग बॉयलर्स टू फॉर्म हाई स्टीम। अब जब ये जो इंटरमीडिएट सोर्स ये वहां रखे हुए बॉयलर्स पर जाएगी और रखा हुआ पानी होगा दोस्तों, उसको बॉयल करेगी और वो जो इसकी टर्न कराएगी, बहुत सारे जो टर्बाइंस लगे होंगे हमारे न्यूक्लियर सिटी प्लांट में, वो कराएगी। बहुत सारी चीजों यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। और इससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इस्तेमाल इस्तेमाल होता है। बात समझ रहे हैं? चलिए बात करेंगे अगर कि इसमें, है ना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वी आर बम्बार्डिंग द यूरेनियम 235, ठीक है, smaller nuclei, so they are broken into the small nuclei, okay, so this is called विखंडन कहा जाता है या नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, और इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ breaking down the bigger nuclei into the smaller nuclei, and in this process a tremendous source of energy, a large source of energy is we can say producing in this, clear? बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। चलिए यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 230, ये बात मैंने करी थी। देखो यूरेनियम 235 और जो दोस्तों प्लूटोनियम 239, इसका भी बहुत बहुत इस्तेमाल किया जाता है 239 का। बात समझ रहे हैं? एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, यानी कि बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विस्फोटक एक तरीके का प्लूटोनियम 239, ठीक है। प्लूटोनियम 239 को यूज करते हैं टू मेक एटम बम में, है ना। राम प्रसाद मिल जी, ये बहुत क्रांतिकारी रहे, उनको नमन करते हैं दोस्तों। इन्होंने बहुत सारी चीजों को रिसर्च करके, ठीक है, वो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल एटम बम बनाने में होता है, ठीक है, न्यूक्लियर बम बनाने में होता है। बात समझ रहे हैं? आइए आगे कुछ पढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन इज दिस, कि आप अगर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो ट्रेसर्स को, ह्यूमन बॉडी में ट्रेसर्स को खोजने का काम करते हैं, उनमें ब्लड क्लॉट करने का काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें मेडिकल हिस्ट्री में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि मेडिकल हिस्ट्री में, मेडिकल सेक्टर्स में बहुत ज्यादा मात्रा में जब एक व्यक्ति जो
जो कैंसर सेल से, ठीक है, कीमोथेरेपी वगैरह होता है, या फिर हम बात करें ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है किसी भी शरीर के हिस्से में, ठीक है। और अगर बात करें कि डिटेक्शन ऑफ जो आपका ट्यूमर्स, ठीक है, ट्रेसर्स, उसके इस्तेमाल के लिए, उसको हम डिटेक्ट करने के लिए हम इसका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए बताते हैं कि आपको कि इसमें कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें द स्मॉल अमाउंट ऑफ लो एक्टिव रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इज कॉल्ड ट्रेसर्स, ठीक है। ये होता क्या है, ट्रेसर्स एक तरीके का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है और बहुत ज्यादा स्लो एक्टिव है ये, और इस बॉडी में भेजते हैं। तो फिर क्या होता है कि जहां जहां ट्यूमर है, जहां जहां आपके ब्लड क्लॉट्स हैं, या फिर जहां जहां आपको कैंसर, वो डिटेक्ट कर लेता है और डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? दे आर ट्रीटिंग बाय द रेडियो एक्टिविटी टू अस, क्लियर। ब्लड क्लॉट कहाँ पे है, ट्यूमर कहाँ पे है, उसका पता करने के लिए हम और हमारे डॉक्टर्स रेडियो एक्टिविटी आइसोटॉप्स करते हैं। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। और ये चीज देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पे रेडियो एक्टिव थेरेपी भी कह सकते हैं, ठीक है। हेल्प ऑफ डिवाइस विच इज कॉल्ड ये जनरेटर, ठीक है, या काउंटर, गीगर जनरेटर, ठीक है, गीगर जनरेटर, या इसको हम काउंटर कहते हैं। इस डिवाइस से हम हमारी एमआरआई वगैरह, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वगैरह, ये सारी बातें यहाँ पर बहुत ज्यादा चीज इस्तेमाल किया जाता है। गामा रेज का इमिशन होता है ना। तो वहां पर आप देखिए 3D इमेजिंग बन जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो ट्रेसर है, तो अभी पहले हमने ट्रेसर पढ़ा था, देखो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इंडिकेट किया था ट्रेसर होता है। वो ट्रेसर करता क्या है, वो ट्रेसर जो होता है उसको हम आइसोटॉप्स मानते हैं। आइसोटॉप होता है आर्सेनिक 74, ठीक है, आर्सेनिक 74, ये इस्तेमाल किया जाता है एज अ ट्रेसर फॉर डिटेक्टिंग द व्हाट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर। और एक और चीज है, एक और आइसोटॉप का नाम आता है जो होता है सोडियम 24। सोडियम 24 करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारे शरीर के अंदर किसी भी हिस्से में अगर ब्लड क्लॉट जमा हो गया है, खून का थक्का जम गया है, तो कौन डिटेक्ट करेगा, यूरेनियम, सॉरी, यहाँ पर अगर बात करें 924, आप समझ रहे हैं, सोडियम 24 का इस्तेमाल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ से यहाँ पे चीजें बन सकती, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके लिए जनरेशन हो सकता है। चलिए बात करें कुछ और चीजों की। कह रहा है कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स अगर हम बात करें आर यूज टू डिटरमाइन द क्वाइटरी डिजीज। थायराइड होती है, थायराइड ग्लैंड में जो स्वेलिंग आ जाती है, ट्रीट करते हैं क्वाइटरी, तो वो डिटेक्शन करने में आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। देखो ध्यान से समझो, जो आयोडीन 131 है, आयोडीन 131 का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ व्हाट फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्वाइटरी डिजीज। डॉक्टर्स जो करते हैं, डॉक्टर्स यूज 131 आइसोटॉप फॉर फाइंड हाउ व्हाट ratio so the amount of iodine is given to the patient which is suffering from the goitre disease और घेंगा रोग डिजीज हो जाता है। ऐसी डिजीज में हम यूज करते हैं कितने परसेंट आयोडीन की कमी है उस व्यक्ति के अंदर जो गोइट्रे प्रभावित। बात समझ रहे हैं? तो 131 आयोडीन 131 इस्तेमाल किया जाता है इस एसिड के लिए, और रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बात समझ रहे हैं? क्लियर हो गया सारी बातें? यहाँ तक अगर समझ आया होगा तो वीडियो को, ठीक है, शेयर करेंगे अपने दोस्त।
बाद और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, है ना। बहुत मात्रा में एक इम्पोर्टेंट लेक्चर बनेगा, ये शॉर्ट लेक्चर तो है ही, बट ये इम्पोर्टेंट लेक्चर बनेगा, एक एक लाइन इसकी बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। और साथ में डिटेल्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, डिटेल्ड एनालिसिस भी कर रहे हैं कि किस तरीके से काम करती है। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। अगर हम बात करें कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है ना, आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, दिस इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी में एक स्पेशल टाइप ऑफ रेडिएशन हमारे बॉडी से गुजारा जाता है, जिससे कैंसर सेल्स या कीमो सेल्स को बर्न किया जाता है। वहां पर अगर बात करें कौन सा धाकड़ जो आइसोटॉप होता है वो यूज किया जाता है, तो कोबाल्ट 60, वी आर यूजिंग कोबाल्ट 60 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर पेशेंट। ओके, क्लियर है बात। कोबाल्ट 60 को हम यूज करते हैं। और यहाँ पर कुछ गामा रेज का इमिशन होता है। गामा रेज आर वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव रेज other than the alpha and beta rays, so they can burn the cancer cells by using radioactive radiation, है ना। इसको हम कैंसरियस सेल को जलाने में, बर्न करने में, डिस्ट्रॉय करने में यूज करते हैं। ये बात समझिए आप। चलिए, अगर गले का कैंसर है, थ्रोटनिंग कैंसर है, या किसी भी तरीके का कैंसर है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो वहां पर अल्फा बीटा और गामा में गामा रेज का इस्तेमाल इमिशन कराया जाता है, और वहां पर कोबाल्ट 60 का भी इमिशन कराया जाता है, और इसको भी यूज किया जाता है और रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। क्लियर, चीजों को समझ आया, है ना, चीजें समझ पाए कि नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें, आइसोटॉप्स आर आल्सो यूज टू डिटेक्ट पाइपलाइंस ऑयल वाटर गैसियस, ठीक है। यहाँ पे बात करें जो आइसोटॉप्स हैं, ये भैया डिटेक्ट करते हैं क्या, आइसोटॉप्स इस्तेमाल किया जाता है, और जहां जहां लीकेज है या अंडरग्राउंड लीकेज है पाइपलाइन में और गैसियस लाइन में, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं इसका, याद रखेंगे दोस्तों। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। अगर हम बात करें, इट इज डन बाई द हेल्प ऑफ इट इज डन बाई द हेल्प ऑफ इमिशन। क्लियर, यहाँ पर इमिशन अगर हम कराएंगे, इट इज डन बाई द हेल्प ऑफ इमिशन, या हम बात करें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का इमिशन कराएंगे, रेडिएशन कराएंगे, वहां से कुछ चीजों को आप यहाँ पे देख पाओगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में कोई भी फॉल्ट है, ठीक है, वो कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर हम आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करें और यहाँ पर हम करें लीकेज लीकेज का चेकिंग करें, तो वहां पर वो जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, मान लीजिए कहीं पर भी कोई लीकेज नहीं, तो ऐसे केसेस में जब भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आएंगी तो ये वापस लौट जाएंगे। और जरा सा भी कहीं पर क्रैक है या लीकेज है गैसेस पाइपलाइन में, ठीक है, तो वहां पे वो जो पाइपलाइन में जो रेडिएशन कर रहे हैं वो सीधा चला जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सारी बातें बढ़िया से पढ़ सकते हैं चीजों को। तो सबसे पहले हमने बात, कुछ चीजें और हैं, जैसे या जैसे बात करें कार्बन 14, ठीक है, और कार्बन 12, तो these are helpful for fossil fuel, फॉसिल्स या फॉसिल की डिटेक्शन के लिए, एज डिटेक्शन के लिए, एज डिटेक्शन के लिए उसकी एज क्या है, उसकी हम कैसे जांच करते हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। और एजिंग हम कहें, अगर बात करें कि पुरातत्व विभाग जो होता है, यानी कि इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे वगैरह है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल हम फॉरेंसिक लैब में करते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का या किसी जानवर का फॉसिल आया है, और वो जब हम इसमें रेडिएशन रेडिएट कराते हैं, ठीक है, तो ये कितने परसेंट एब्जॉर्ब हो रही हैं, 50% एब्जॉर्ब हो रही हैं, या 100% एब्जॉर्ब हो गई, या 0% एब्जॉर्ब हो गई। तो जब 0% एब्जॉर्ब होंगी तो इसकी जो एज है वो अभी अभी थोड़े ही समय पहले वो की हुई है, और जब 50% कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो वो हो सकता है थोड़ा पुराना होगा,
बट अगर हम बात करें 100% किसी व्यक्ति के अंदर, जब फॉसिल के अंदर वो सारी चीजें जो रेडिएशन हैं, कार्बन डेटिंग प्रोसेस कहते हैं, है ना। कार्बन प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ द एज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। So we are saying this, carbon 14 and carbon 12 are actively responsible and are very active isotopes for this process and detection purpose. Clear? तो 100% जब हम बात करें तो कोई भी रेडिएशन जब एब्जॉर्ब हो जाता है पूरे फॉसिल फ्यूल में, तो वो फॉसिल फ्यूल बहुत सदियों पुराना होता है। ये आप बात करेंगे चीजों को ध्यान से, चीजों को बात समझ रहे हैं। अगर हम क्लियर करें, देखो तो कुछ चीजें और हैं। अब हम कहेंगे देखो कौन सा आइसोटॉप आपका रह गया, उन सभी चीजों को बहुत हम कवर अप करने वाले। आइए चीजों को समझते हैं। हमने पढ़ा कार्बन 14 के, ठीक है, हमने पढ़ा सोडियम 24 के बारे में, हमने पढ़ा, देखो थोड़ा सा जूम करके ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। हमने कार्बन 14 के बारे में पढ़ा, हमने सोडियम 24 के बारे में पढ़ा, हमने कोबाल्ट 60 के, इसके अलावा हमने यूरेनियम 239 के बारे में पढ़ा, फिर आर्सेनिक 74 के बारे में, ठीक है, और आयोडीन के बारे में। आयोडीन 131 इज वेरी participated or actively useful for those patients which are suffering from the Guillain-Barré disease and the detection and the treatment for this। क्लियर है, चीजों को समझ पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे एक्सरे डिटेक्शन होता है, तो एक्सरेज को हम ले जाते हैं और वहां पर हम फ्रैक्चर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। फ्रैक्चर को किस तरीके का फ्रैक्चर है आपकी बॉडी, तो वहां पर डिटेक्ट कर लिया जाता है। ऐसे ही जब एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, या सीटी स्कैन होता है, तो वहां पर कुछ कुछ चीजों को हम बहुत मात्रा में हम बहुत सारी चीजों को इमिट कराते हैं, बहुत सारी रेडिएशन को इमिट कराते हैं। उससे डॉक्टर्स स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर एक एग्जामिनेशन है, तो उसको पूरे को हम डायग्नोसिस करते हैं। क्लियर है, चीजों को समझ पा रहे हैं। और अगर हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई की बात करें, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से यहाँ पर पूरा काम हो सकता है। और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग अगर हम बात करें, तो इन सभी चीजों को बहुत ही गहराई से आप समझेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देता हूं। पहला क्वेश्चन की, विच आइसोटॉप्स आर यूज्ड widely purpose for detection of Guillain-Barré disease? So the answer for this one is iodine 131 is very useful for detection and treatment of the इसके अलावा बात करें, which of the following isotopes, radioactive isotopes are used for what detection या radiators in the nuclear power plant of the electricity? So it is uranium 235. What are the two isotopes are mainly used and for generation या for the production for the making of atom bomb or uranium? ठीक है, ये सब बातें बताइए। एटॉमिक बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इट इज वेरी दोस्तों, क्लियर करेंगे। देखो एक आइसोटॉप है जो कहलाता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। इन दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं, इनसे हमारा एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा सकता है। क्लियर कर रहे हैं, सभी चीजों को समझ रहे हैं। अगर हम कुछ क्वेश्चंस की और बात, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर डिटेक्शन ऑफ द एज ऑफ फॉसिल आर यू radio dating process, carbon dating process? So it is very important and its answer is carbon 14 and carbon 12। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ चीजों की, जैसे इन्होंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड फॉर द मेडिकल सेक्टर फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर्स, ब्लड क्लॉट्स एज अ ट्रेसर, which are used as a tracer? Clear? So its answer would be cobalt 60. Cobalt 60 is used for as a tracer
एंड वी आर यूजिंग इट। क्लियर। एक और बात बताएं, सोडियम 224 जो है दोस्तों, ये ब्लड क्लॉट को ब्लड क्लॉट को इस्तेमाल करने में मतलब जाता है। ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटेल है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस कहा, ये डिटेल पूरा आपका चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर कवर अप करने का, आपको ये चीजें अच्छी लगी हैं, समझ आया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम, चाहे केवी का हो, चाहे आपका या मतलब जो भी पुलिस से हो, एसआई से हो, ठीक है। इसके अलावा एसएससी भी पूछता है, और तकरीबन जो 11th में है, 12th में है, न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग, एक लास्ट जो दोस्तों रह जाता है कि जब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होती हैं तो what are the three rays which are what are the three rays which are in this condition? So there are three rays which are emitted in alpha, beta, and gamma rays, and gamma is one of the very highly radioactive isotopes, and these are the rays which are used for detection of मेडिकल सेक्टर्स फॉर द डिटेक्शन। एमआरआई, यहाँ पे हम करेंगे पूरे बॉडी का फुल स्कैन होता है, सीटी स्कैन होता है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। एंड वेरी मच एक्टिव इन दिस, कीमोथेरेपी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी जगहों पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड रेडियो एक्टिविटी इज वेरी फॉर better life and better life। ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। जय हिंद। कल मिलेंगे फिर से एक नए लेक्चर के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करिएगा। ये बहुत ही दमदार लेक्चर होगा आपका, ठीक है। और इन सभी बातों को आप नोट्स बनाकर कॉपी में पेन के साथ आप जब भी पढ़ते हैं तो आप अपने साथ में इसको रख लेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ये मैं आपको पूरा एक लिंक डाल दूंगा, उससे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मैं लेक्चर में हिंद वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।